सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस, इसमें मैं एक-एक पॉइंट को क्लियर करूँगी गाइस, तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें और इसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है, वो हमारा सेट 7 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यानी कि आज जो है ग्रुप डी का कौन-सा सेट चलेगा? सेट 7 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि पीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? तो आपके ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से या ऑप्शन डी फल उत्पादन से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, ये आपको ध्यान रखना है। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए जो है किस क्रांति का ये हुआ था? पीली क्रांति का, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गाइस कि पीली क्रांति के जो है, अगर हम बात करते हैं कि इनके जो है जनक जो है ये कौन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि पीली क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा सैम पित्रोदा जो है, ये आपको ध्यान रखना है। पीली क्रांति के जनक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सैम पित्रोदा जो है ये आपको ध्यान रखना है। सैम पित्रोदा जो है ये पीली क्रांति के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इस क्रांति की जो है, याद रखिएगा यह क्रांति जो है कब से कब तक चली थी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी पीली क्रांति की जो है शुरुआत कब हुई थी? 1986 में जो है इस इसकी क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि पीली क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो गाइस याद रखिएगा इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं 1986 में जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पीली क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीली क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1986 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा ये जो है कब तक चली थी, तो 1986 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है अगर हम बात करें ये कब तक चली थी गाइस, तो याद रखिएगा ये खत्म कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप याद रखिएगा 1986 से जो है ये स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी गाइस, तो याद रखिएगा 1987 तक चली थी। तो याद रखिएगा 1986 से स्टार्ट हुई थी और 1987 तक जो है ये चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 87 जो है यहाँ पे सही से लिख लीजिएगा। और गाइस मैं जितना भी पॉइंट आपको लिखा रही हूँ प्लीज उसको नोट करते हुए चलिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1987 में जो है ये खत्म हुई थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित आपकी कौन सी क्रांति है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूरी क्रांति जो है ये आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मसाला उत्पादन से आपकी कौन सी क्रांति संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसाला उत्पादन से जो है ये आपकी कौन सी क्रांति संबंधित है, तो बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, ये आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है ये आपके किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है फल उत्पादन से। फल उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फल उत्पादन से आपका सुनहरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनहरी क्रांति जो है ये आपके फल उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनहरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति जो है ये आपके फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात लाल क्रांति, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं guys, अगर हम बात करते हैं कि लाल क्रांति जो है ये आपकी किससे संबंधित है, ये जितना भी क्रांति दिखा रही हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं guys कि लाल क्रांति जो है ये किससे संबंधित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाल क्रांति जो है ये आपके टमाटर से संबंधित है, तो याद रखिएगा लाल क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति जो है ये आपके टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाल क्रांति के बाद guys, याद रखिएगा आपको याद रखना है कृष्ण क्रांति, ठीक है। तो कृष्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कृष्ण क्रांति की, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण क्रांति जो है ये आपके जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कृष्ण क्रांति जो है ये आपको ध्यान रखना है, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बायोडीजल उत्पादन से आपका कृष्ण क्रांति संबंधित है। ठीक है, तो ये जितना भी पॉइंट है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एमिनो एसिड में कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि एमिनो एसिड में कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमिनो एसिड में जो है ये कितने प्रमुख तत्व होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमिनो एसिड में जो है 4 प्रमुख तत्व होते हैं, आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो है 4 प्रमुख तत्व जो है ये आपके कौन-कौन से है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर हम बात करते हैं 4 प्रमुख तत्व जो हैं ये कौन-कौन से हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें से कभी-कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो एमिनो एसिड में नहीं पाए जाते। इसलिए ये चारों तत्व के नाम आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिनो एसिड में जो है ये आपके कार्बन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एमिनो एसिड में जो है ये आपके कार्बन पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना, और जो है कार्बन पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड में जो है ये हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कार्बन के बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इससे याद रखिएगा, इसमें जो है हाइड्रोजन के अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा एमिनो एसिड में जो है इसमें जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये 4 तत्व जो है ये एमिनो एसिड में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कार्बन को आपको किससे डिनोट करते हैं, सी से। हाइड्रोजन जो है ये आपका H हो गया, ऑक्सीजन जो है ये आपका O हो गया, और नाइट्रोजन जो है ये आपका N हो गया। ये 4 तत्व पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी क्लोरीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा क्लोरीन जो है ये आपको ध्यान रखना, यह एक जो है क्लोरीन जो है अकार्बनिक यौगिक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसे यौगिक है गाइस, तो याद रखिएगा क्लोरीन जो है ये आपको ध्यान रखना है अकार्बनिक यौगिक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन एक जो है गाइस याद रखिएगा अकार्बनिक यौगिक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है क्लोरीन का जो है ये आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या जो है 17 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या जो है ये कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या जो है ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका परमाणु संख्या जो है 17 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले जो है ब्लीचिंग पाउडर के जो है सूत्र के बारे में बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 जो है गाइस याद रखिएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो है ये आपको क्या कहा गया है कि जो है ये आपको ध्यान रखना है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आपका क्लोरीन निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को जो है ये क्या कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लीचिंग पाउडर को जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर को जो है ये क्या कहा जाता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर को जो है आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है ये क्या कहा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर को जो है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर को जो है ये क्या कहा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये पूछा जाता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है क्या कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हमसे कि कलक्कर और मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ओडिशा में, ऑप्शन बी असम में, या ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी केरल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में जो है इसके जो है ये है आपका कलक्कर और मुंडनथुराई जो है ये दोनों एक ही है। तो यानी कि कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जो है एक किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये दो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, दो वन्य जीव अभयारण्य था। पहला जो है ये आपका क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था ये आपका ये था कलक्कर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। पहला जो था ये आपका क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था ये आपका कलक्कर वन्य जीव अभयारण्य था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कलक्कर वन्य जीव अभयारण्य था, ये आपको ध्यान रखना। और जो है दूसरा जो है ये आपका क्या था गाइस, दूसरा जो था ये आपको ध्यान रखना है मुंडन थुराई था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो था ये आपका क्या था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो था ये आपका मुंडन थुराई वन्य जीव अभयारण्य था। दूसरा जो था ये आपका क्या था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है मुंडन थुराई वन्य जीव अभयारण्य था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा था, तो दूसरा था मुंडन थुराई वन्य जीव अभयारण्य जो था ये दूसरा था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इस दोनों को जो है मिलाकर जो है ये क्या किया गया गाइस, तो याद रखिएगा इस दोनों को मिलाकर जो है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि दोनों को मिलाकर जो है याद रखिएगा, दोनों को मिलाकर जो है 1988 में दोनों को मिलाकर जो है ये आपको ध्यान रखना है, दोनों को मिलाकर क्या किया गया गाइस, तो याद रखिएगा दोनों वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर जो है आपको ध्यान रखना है, दोनों को मिलाकर 1988 में आपको ध्यान रखना है 1988 में जो है किसकी स्थापना की गई, दोनों को मिलाकर 1988 में जो है ये आपको ध्यान रखना है कलक्कर मुंडनथुराई जो है आपको ध्यान रखना है, जो है आपको ध्यान रखना है कलक्कर मुंडनथुराई की जो है स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस दोनों को कब मिलाया गया है, इसे याद रखिएगा दोनों को कब मिलाया गया, जो है 1988 में जो है कलक्कर और जो है मुंडनथुराई टाइगर वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर जो है आपको ध्यान रखना है, दोनों को मिलाकर 1988 में दोनों को मिलाकर 1988 में कलक्कर मुंडनथुराई जो है टाइगर रिजर्व की जो है स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व की जो है ये आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व की जो है स्थापना की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा इस दोनों को मिलाकर कब मिलाया गया गाइस, तो याद रखिएगा 1988 में जो है दोनों को मिलाकर जो है ये बनाया गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है स्थापना जब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं ये किस राज्य में गए, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। और अगर बात करें तमिलनाडु के किस जिले में गए, तो याद रखिएगा तिरुनेलवेली जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है तिरुनेलवेली जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है, ये आपका तिरुनेलवेली जिले, ये आपको ध्यान रखना है तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, याद रखिएगा। और जो है ये आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिला भी आप याद रखिएगा और कहाँ स्थित है गाइस, याद रखिएगा। और ना कन्याकुमारी जिले में जो है ये आपको ध्यान रखना है, और जो है कन्याकुमारी जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जितना भी पॉइंट लिखा है वो सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट निम्नलिखित में से क्या है। तो आपके ऑप्शन है ग्रंथि, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी झिल्ली, या ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो है ये प्रोस्टेट क्या है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोस्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हम प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है अखरोट के आकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कौन से आकार का होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है अखरोट के आकार का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आकार जो है ये कैसा होता है गाइस, तो याद रखिएगा अखरोट के आकार का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इस प्रोस्टेट के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है प्रोस्टेट जो है याद रखिएगा, ये जो है
पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का, ठीक है, प्रणाली का हिस्सा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है काम क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले इसको लिख लीजिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली का जो है ये आपका हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा इसका जो है ये क्या काम होता है, तो याद रखिएगा यह जो है तरल पदार्थ स्रावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है प्रोस्टेट जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है तरल पदार्थ जो है ये आपको ध्यान रखना है। तरल पदार्थ जो है ये क्या करता है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये तरल पदार्थ जो है आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ को जो है ये स्रावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इससे याद रखना है जो कि ये क्या करता है, तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो क्या करता है, इससे आपको ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना है, जो शुक्राणु को जीवित रखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या करता है, तो एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो क्या करता है, जो शुक्राणु को जो है ये जीवित करता है। ये किसका काम है गाइस, प्रोस्टेट का, ठीक है। शुक्राणु को जीवित कौन रखता है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है ये क्या करता है, शुक्राणु को जीवित रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शुक्राणु को जीवित रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में जारी होने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है। तो आपके ऑप्शन है पानी से, ऑप्शन बी जाइलम से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से, या ऑप्शन डी क्लोरोफिल से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पानी से, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है, तो ये पानी से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्या करता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो ये क्या करता है, तो इस प्रक्रिया में जो है आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जो है ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है मैं लिखा रही हूँ, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है, इससे आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण का जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण का जो है आपको रासायनिक समीकरण जो है याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का जो है ये आपको ध्यान रखना है, रासायनिक समीकरण जो है ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण का जो है ये आपको ध्यान रखना है, रासायनिक समीकरण जो है आपको ध्यान रखना है। रासायनिक समीकरण जो है ये आपको याद रखना है, रासायनिक समीकरण जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जो है ये क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, छह CO2, ये आपको ध्यान रखना है, 6 CO2 प्लस जो है 6H2O है, ये आपको ध्यान रखना है। 6H2O प्लस जो है, ये क्या करता है इसे आपको ध्यान रखना है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। प्लस जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका ध्यान रखना, प्लस जो है ये आपका सूर्य का प्रकाश है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस जो है ये आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद जो है ये आपका कौन सा समीकरण बनता है गाइस, याद रखिएगा, प्लस सूर्य का प्रकाश। उसके बाद जो है ये आपका जो है ये किसमें परिवर्तित कर देता है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला ये क्या होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है, C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 जो है, और प्लस जो है आपका जो है 6O2 जो है, ये आपका जो है समीकरण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, ये जो है ये क्या करते हैं, इसे याद रखिएगा, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जो है किस में बदल देते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका समीकरण याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो एक रबी की फसल है। तो आपके ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी मूंगफली, या ऑप्शन डी सरसों। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन एक रबी की फसल है, तो सरसों जो है यह एक रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस रबी की फसल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रबी की फसल की जो है ये आपको ध्यान रखना है, बुआई के बारे में बात करेंगे गाइस, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है रबी की फसल की जो है बुआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस फसल की जो है ये बुआई कब होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो बुआई होती है ये कब होती है, तो इसकी जो बुआई होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है अक्टूबर और जो है याद रखिएगा नवंबर के माह, ठीक है।
तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो भी फसल की बुआई होगी वो रबी की फसल की बुआई जो है ये कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है। रबी की फसल की बुआई जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये अक्टूबर और जो है याद रखिएगा नवंबर के बीच होती है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा इसकी जो है अगर हम बात करते हैं इस बुआई की हो गया, इसके बाद जो है हम इसकी कटाई के बारे में बात करेंगे कि इस फसल की जो है ये आपको ध्यान रखना कि कटाई कब होती है, तो आपको ध्यान रखना इस फसल की जो कटाई होती है वो कब होती है, तो ये होता है आपका फरवरी और मार्च के महीने में जो है इस फसल की कटाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है फरवरी, ठीक है, फरवरी और जो है यह देखिएगा फरवरी और मार्च के महीने में जो है आपको ध्यान रखना है इस फसल की कटाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट रबी की फसल के बारे में बात करेंगे, जो कि जो है अगर हम बात करते हैं अब इसके फसल के बारे में कि कौन कौन सी फसल है जो रबी की फसल है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी फसल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ये आपका हो गया है गेहूँ। गेहूँ जो है ये आपको ध्यान रखना है, गेहूँ जो है एक रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है मटर। मटर जो है ये भी एक रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लहसुन, लहसुन जो है ये भी आपका एक रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है चना, चना जो है ये भी एक रबी की फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है जौ, जौ जो है ये भी एक रबी की फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है आपका जो है अलसी, अलसी जो है ये भी एक रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलसी जो है ये भी आपका एक रबी की फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है मसूर, मसूर जो है ये भी एक रबी की फसल है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है कौन कौन सा जो है आपका रबी का फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं आपका जो है सोयाबीन, बाजरा और मूंगफली, ठीक है। अगर इस तीनों फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों फसल जो है ये आपकी कौन सी फसल है गाइस, ये देखिएगा इस तीनों की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम इस तीनों की बात करें तो ये आपका कौन सा फसल है गाइस, याद रखिएगा इस तीनों की अगर हम बात करें तो ये आपका खरीफ फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन बी चंबल या ऑप्शन डी व्यास। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चंबल नदी जो है याद रखिएगा ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो अगर हम सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है सिंधु की जो है 5 सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु की जो है ये कितनी सहायक नदी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु की जो है ये आपको ध्यान रखना है 5 सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है पांचों के नाम जो है मैं लिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा वो 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले याद रखते हैं, सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है रावी। सबसे पहले जो है आपको याद रखना है रावी हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपको कौन सा हो गया, दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है व्यास हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपका व्यास हो गया। उसके बाद जो है तीसरा जो है आपको कौन सा हो गया, तीसरा जो है गाइस आपको ध्यान रखना है सतलज हो गया। तीसरा जो है आपका सतलज हो गया। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, चौथा जो है ये आपका झेलम हो गया। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथा जो है ये आपका झेलम हो गया। और पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो पांचवा जो है ये आपका चिनाब हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया, पांचवा जो है ये आपका चिनाब हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जो है 5 नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जब हम बात करेंगे सिंधु नदी का उद्गम के बारे में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो है सिंधु नदी का जो है याद रखिएगा, सिंधु नदी का जो है अगर हम बात करते हैं उद्गम, सिंधु नदी का जो है guys याद रखिएगा ये उद्गम जो है ये कहाँ से होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का जो है आपको ध्यान रखना है मानसरोवर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का उद्गम जो है ये मानसरोवर झील से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, आपको ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जो है पहला पॉइंट हो गया सिंधु नदी का उद्गम। उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये आपको क्या रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि सिंधु के आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपका क्या याद रखना है, दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के जो है आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के जो है ये जो बहुत बार पूछा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के जो है दाईं ओर जो है ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी के जो है ये आपको ध्यान रखना है
दाईं ओर जो है ये कौन सा शहर है guys? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के दाईं ओर जो है ये लेह शहर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के जो है दाईं ओर कौन सा शहर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी के दाईं ओर जो है लेह शहर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु नदी के दाईं ओर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गाइस याद रखिएगा 1960 में जो है आपको ध्यान रखना है 1960 में जो है ये आपको ध्यान रखना है सिंधु जल समझौता हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है 1960 में जो है आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा 1960 में जो है ये आपको ध्यान रखना है सिंधु सिंधु जल समझौता जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1960 में जो है ये आपको ध्यान रखना है सिंधु जल समझौता हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है और सिंधु जल समझौता जो है ये आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ। ये आपको ध्यान रखना और याद रखिएगा किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना भारत और जो है याद रखिएगा सिंधु जल समझौता जो है ये भारत और जो है गाइस याद रखिएगा पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ये जो है ये किसके बीच हुआ था, भारत और पाक के बीच जो है ये समझौता हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इतना सारा पॉइंट जो है मैं क्लियर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि छाया में पनपने वाले पौधे जो है ये क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है हेलियोफाइटस, ऑप्शन बी सीओफाइटस, ऑप्शन सी थियोफाइटस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाया में पनपने वाले जो पौधे हैं ये क्या कहलाते हैं, सीओफाइटस कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि छाया में पनपने वाले यानी कि जो है इसका ये होता है कि ये पौधे को जो है कम रोशनी वाले वातावरण की जो है अच्छी तरह से विकसित होते हैं। यानी कि जो है आपको याद रखना कम रोशनी वाले, ठीक है, इसलिए जो है छाया में पनपने वाले। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे आपको ध्यान रखना है जैसे में जो है कौन कौन सा जो है पौधा है वैसे याद रखिएगा जिस जो छाया में पनपने वाले यानी कि थियोफाइटस के उदाहरण है इस वजह से कि आपका फर्न हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जैसे कि आपका कौन सा हो गया इससे आपको ध्यान रखना है फर्न। फर्न जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये आपका सीओफाइटस का जो है उदाहरण। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है डाइकिया हो गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं आपका कौन सा पौधा हो गया, उसके बाद जो है ये आपका ध्यान रखना है डाइकिया हो गया। ये भी जो है आपके कम सूर्य की रोशनी में जो है पनपने वाले यानी कि विकसित होने वाले पौधे होते हैं, आपको ध्यान रखना है डाकिया हो गया। उसके बाद जो है ये आपको कौन सा हो गया guys? उसके बाद जो है ये आपका मॉस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया, मॉस हो गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं और कौन सा हो गया guys? तो याद रखिएगा पेपरोमिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये कौन सा हो गया guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये पेपरोमिया हुआ तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है उदाहरण आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इस क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है। तो आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। तो आपके ऑप्शन है 62 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष या ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 वर्ष है सेवानिवृत्त की आयु। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है आपको याद रखना है 124। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 124 में जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124 जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का जो उल्लेख है ये किसमें है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थापना और गठन जो है ये किसमें है तो आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थापना जो है याद रखिएगा स्थापना और जो है याद रखिएगा स्थापना और गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है तो आपको ध्यान रखना है स्थापना और गठन का प्रावधान जो है आपको ध्यान रखना स्थापना और गठन का प्रावधान जो है किसमें है से आपको ध्यान रखना ये है आपका आर्टिकल 124 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इस क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो आपको बताना है कि
पहला मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको क्या कह रहेगा, इससे आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है कि पहला मानव विकास सूचकांक का क्या होता है, तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है ह्यूमन, और जो है विकास का क्या हो जाएगा, तो विकास का जो है आप सभी जानते ही हैं क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका डेवलपमेंट हो गया, आपको ध्यान रखना। और जो है आपका जो है सूचकांक का क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सूचकांक का, जो कि इंडेक्स होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा सूचकांक का क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इंडेक्स होता है। तो याद रखिएगा ये जो है सबसे पहले किसने किया था गाइस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महबूबुल हक ने जो है, याद रखिएगा, अरसासी ने जो है ये तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इन्होंने जो तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है 1990 की जो है आपको ध्यान रखना है। इसको जो है कब प्रकाशित किया था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1990 में जो है आपको ध्यान रखना है 1990, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1990 में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया था। तो ये भी आप लिख लीजिएगा 1990 में जो है आपको ध्यान रखना है संयुक्त, आपको ध्यान रखना है 1990 में जो है आपको ध्यान रखना है 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम, ठीक है, आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र विकास, ठीक है, संघ नहीं करना है गाइस, आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 में जो है संयुक्त राष्ट्र जो है आपको ध्यान रखना है 1990 में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास जो है आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया था, ये आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना, ये जो है प्रकाशित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा और कब प्रकाशित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रकाशित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बताना है कि पोलो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, याद रखिएगा पोलो के खेल में जो है टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोलो की जो है गाइस, याद रखिएगा, उसके बाद जो है मैदान की बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोलो की जो है मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोलो के मैदान की अगर हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले जो हम इसके लंबाई के बारे में बात करेंगे कि मैदान की जो है पोलो मैदान की जो है गाइस, याद रखिएगा लंबाई कितनी होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई होती है वो 300 गज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 300 गज जो है ये लंबा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम चौड़ाई की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा पोलो मैदान की जो है गाइस, याद रखिएगा चौड़ाई कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोलो मैदान की जो चौड़ाई होती है वो 160 गज जो है चौड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना चौड़ा होता है गाइस, तो याद रखिएगा 160 गज जो है इसकी चौड़ाई होती है पोलो मैदान की, ये आपको ध्यान रखना है। हम किसके बारे में बात करें गाइस, तो आप ध्यान रखिएगा पोलो के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो कि आपको जो है दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, तो अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इस गोल में जो है ये बॉल को ये किया जाता है गाइस, तो उस गोल के जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि गोल पोस्ट के जो है बीच की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोलो के जो है गोल पोस्ट की जो है ये आपको ध्यान रखना है। गोल पोस्ट की जो है गोल पोस्ट के जो है आपको ध्यान रखना है, गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई कितनी होती है ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई जो है ये कितना होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोल पोस्ट के बीच की जो चौड़ाई होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कितना होता है, तो ये होता है 8 गज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 8 गज जो है इसकी चौड़ाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस कि पोलो का जो गेंद होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि पोलो गेंद जो होता है आपको ध्यान रखना है, पोलो गेंद जो होता है ये किसका बना होता है, आपको ध्यान रखना है। पोलो गेंद की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोलो गेंद जो है ये आपको ध्यान रखना है लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है या फिर जो है प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, लकड़ी का होता है या फिर जो है लकड़ी या फिर जो है ये आपको ध्यान रखना है लकड़ी या फिर जो है
प्लास्टिक का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी या फिर जो है आपको ध्यान रखना है, लकड़ी या फिर जो है प्लास्टिक का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पोलो के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 11 खिलाड़ी जो है ये किसमें होते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। हॉकी में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। हॉकी में जो है ये 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आ जाते हैं गाइस 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी जो है ये किसमें होते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है ये 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5 खिलाड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में जो है ये आपको ध्यान रखना है 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है स्वर्ण और ताम्र के, ऑप्शन बी स्वर्ण एवं चांदी के, ऑप्शन बी चांदी एवं ताम्र के, या ऑप्शन डी ताम्र एवं कांसा का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल में जो है ये सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी और सोना के सिक्कों धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे सिक्के बनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1602 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1460 ईस्वी में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1904 ईस्वी में जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सहकारिता का जो है गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। गठन जो है ये आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गठन जो है ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, ये अधिनियम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अधिनियम जो है ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सहकारिता आंदोलन का जो गठन समिति का जो गठन हुआ था, ये किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, तो याद रखिएगा। पहला सहकारी आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला सहकारी जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहला सहकारी ऋण समिति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला सहकारी जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहला सहकारी ऋण समिति जब अधिनियम जो पारित हुआ था, जैसे याद रखिएगा, अधिनियम के पारित होने से इस समिति का गठन हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला सहकारी ऋण अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है, ऋण अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है, पारित किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पारित से इसका जो है गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी डिस्ट विद्युत धारा, ऑप्शन सी दोनों धारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायनेमो से जो है ये किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है डिस्ट विद्युत धारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डायनेमो का जो है ये क्या काम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो डायनेमो का जो है ये परीक्षा में पूछा भी गया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, तो ठीक है। तो डायनेमो का काम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायनेमो का काम होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये किसमें बदलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायनेमो जो है ये आपको ध्यान रखना है यांत्रिक ऊर्जा को जो है आपको ध्यान रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये किसमें बदलता है गाइस, तो याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कौन परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है गाइस, तो डायनेमो करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। परिवर्तित करने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, परिवर्तित करता है। और कौन परिवर्तित करता है गाइस, तो याद रखिएगा डायनेमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि संरक्षण का अर्थ है, तो आपको बताना है कि संरक्षण का अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, या ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, या उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो है उपयुक्त जो है ये सभी हो जाएगा। ये प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव और प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट जो है ये तीनों होगा। संरक्षण का अर्थ जो है ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। तो आपको बताना है कि मिल्की वे के जो है सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैडपोल गैलेक्सी, ऑप्शन बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी सिगार गैलेक्सी, या ऑप्शन डी वर्लपुल गैलेक्सी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश मिल्की वे के जो है सबसे करीब कौन सी आकाशगंगा है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये मिल्की वे के सबसे जो है करीब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। तो आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो है आपको बताना है कि नागरिकता का जो उन्हें अधिकार मिला हुआ है वो कैसे खो सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है एक व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, या ऑप्शन बी एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, या ऑप्शन सी एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीनों के लिए चला जाता है, या ऑप्शन डी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति जो है अपना नागरिकता कैसे खो सकता है, यानी कि जो है दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेगा तो उस व्यक्ति का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सल्फर शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन है यूनानी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, या ऑप्शन डी मंडारिन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सल्फर शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना। तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है सल्फर के बारे में। तो सल्फर के बारे में जो है एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं गाइस ये आपका जो है सल्फर है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं गाइस ये आपका जो है सल्फर है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है इससे आप पता लगा सकते हैं कि सल्फर का जो रंग है ये आपको ध्यान रखना है। रंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो रंग है ये कैसा होता है। तो याद रखिएगा सल्फर के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा रंग जो है ये पीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर का रंग जो है ये कैसा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर का रंग जो है ये आपको ध्यान रखना है पीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो दूसरा याद रखिएगा गाइस कि याद रखिएगा यह एक जो है आपको ध्यान रखना है, यह एक जो है ठोस तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर जो है ये आपको ध्यान रखना है यह एक जो है आपको ध्यान रखना है कैसा तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है यह एक ठोस तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसके जो है प्रतीक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रतीक जो है इसका क्या है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है सल्फर का प्रतीक जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सल्फर का प्रतीक जो है ये एस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं परमाणु संख्या की गाइस तो याद रखिएगा सल्फर का जो है परमाणु संख्या जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सल्फर का परमाणु संख्या जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको अगर याद रखना है कि सल्फर का परमाणु संख्या जो है ये है 16। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या है 16 है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे कि सल्फर का उपयोग जो है ये कहाँ होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा सल्फर का उपयोग जो है ये आपको ध्यान रखना है बारूद और आतिशबाजी में जो है ये किसका उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बारूद और आतिशबाजी में जो है ये सल्फर का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बारूद और आतिशबाजी में जो है ये आपको ध्यान रखना है बारूद और आतिशबाजी में जो है आपको ध्यान रखना है बारूद और आतिशबाजी में जो है आपको ध्यान रखना है बारूद और आतिशबाजी में जो है किया जाता है उपयोग इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बारूद और आतिशबाजी में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोटेशियम साइनाइड से, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल से, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट से, या ऑप्शन डी इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूहे मारने का जहर जो है ये किस रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है, तो पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का जो आज का जो सेट था हमारा सेट 7 था ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, प्लीज प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।